नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार पीएम की चुनावी सभा है। सोमवार को पीएम मोदी का वर्चुअल तौर पर चुनावी संवाद कार्यक्रम है। 21 विधानसभाओं में 5 वर्चुअल चौपाल, 5 जिलों पर फोकस है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और नोएडा पर फोकस है। बीजेपी के 98 मंडल, 1212 शक्ति केंद्र, 7878 पोलिंग बूथों पर कार्यक्रम है। इसके अलावा यूपी के सभी विधानसभा क्षेत्र में एलईडी वैन लगाई जाएगी। आगरा से सीएम योगी आदित्यनाथ और लखनऊ से उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जुड़ेंगे। तो बड़ी सभा, वर्चुअल रैली एक तरह से कहा जा सकता है। और जो एलईडी वैन, जिनको कुछ समय पहले हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, वो एलईडी वैन हर विधानसभा क्षेत्र में वहां की जनता को दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ दावे हैं भारतीय जनता पार्टी के, अभी तक की उपलब्धियां क्या कुछ हैं बीजेपी की। इसके साथ ही पीएम मोदी के पूरे कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। तो बीजेपी के 98 मंडल और पोलिंग बूथों पर कार्यक्रम है। इसके अलावा यूपी के सभी विधानसभा क्षेत्र में वैन लगाई गई है, एलईडी वैन। बात करने के लिए सर मौजूद हैं, आईटी के हेड हैं और इन्हीं के सुपरविजन में पूरी तैयारी की जा रही है। सर क्या क्या तैयारी की गई है, क्योंकि एक बड़ा प्रोग्राम रखा जाएगा, कोविड प्रोटोकॉल्स भी चल रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल जैसे कोरोना शुरुआत हुई थी तो बहुत दिनों से हम लोग वर्चुअल रैलीज की प्लानिंग कर रहे थे और चुनाव आयोग ने जब से 500 की हमें छूट दे दी है तो हम लोगों ने एक विचार लाया कि क्यों ना एक वृहद प्रोग्राम किया जाए। उसी के अंतर्गत जो पहला हम रैली लेके आ रहे हैं, इसमें 5 जिलों में 19 विधानसभा को 21 विधानसभा का करते हुए, और उसमें करीब 98 मंडल्स हैं जिनके अंडर में ये प्रोग्राम होगा। वो फिजिकली लोगों को बिठाया जाएगा 500 की संख्या में। वहाँ पे हम एलईडी वैन वगैरह लगा करके और एलईडी पैनल लगा करके साउंड सिस्टम के साथ उसको डिस्प्ले करेंगे और उसका रिले यहाँ से प्रदेश से होगा। साथ ही प्रधानमंत्री जी हमारे दिल्ली से जुड़ेंगे, मुख्यमंत्री आगरा जुड़ेंगे, यहाँ से संचालन होगा और दिनेश शर्मा जी भी साथ रहेंगे। सर इसमें हमने देखा कि 2 स्टूडियोज बनाए गए हैं, तो इनका क्या कॉन्सेप्ट है, इन स्टूडियो का क्या कॉन्सेप्ट है? ऐसा है कि ये हमारा क्रोमा का स्टूडियो है और अब की जैसे हम लोगों ने समय के हिसाब से चेंज करते हुए, जैसे भाजपा क्या है पिछले 2 साल से वर्चुअल रैलियाँ कराती हुई आई है, तो हम एक तरह से कराते आए थे, अब की थोड़ा बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्रोमा के ऊपर लेके आ रहे हैं। और हमने प्रयास ये किया है कि जितने प्रत्याशी हैं या जितने हमारे क्षेत्र हैं, सब जगह पे हमने क्रोमा और ऐसा एक स्टूडियो क्रिएट कर दिया है। और अभी एक नई टेक्नोलॉजी के साथ जैसे आप क्रोमा को यूज़ करते हुए अलग अलग जगहों से हम फीड लेंगे और उनको मर्ज करके एक सिंगल स्टेज टाइप बना करके हम उसको लेके आएंगे। इसका एक ट्रायल करके हम इसको चालू कर देंगे। इसमें माना जा रहा है कि अभी स्टार्टिंग में 5 फेज़ का जो आपका है, स्टार्टिंग जो पहले फेज़ का चुनाव है से 5 जिलों का आप कर रहे हैं। आगे आने समय 403 विधानसभा में इसका कार्यक्रम किया जाएगा? जी बिल्कुल, हम ये सारी जितनी विधानसभाएँ हैं उनमें करेंगे, बल्कि 1918 मंडल भारतीय जनता पार्टी के हैं, हर मंडल में कार्यक्रम होगा। चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। अभी जैसे पहले 2 चरण के चुनाव हैं, हम अगले 10 तारीख के पहले 2 चरणों में ख़त्म कर लेंगे, साथ ही साथ तीसरे चरण में हम चले जाएंगे। अब देखना ये होगा कि 2022 में जहां कोरोना ने एक बार लगाम रख रखी है प्रचार पे, उसमें वर्चुअली ये कार्यक्रम कितना सफल होता है। कैमरामैन साहब के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी दौरे पर है। आज जेपी नड्डा फिरोजाबाद और हाथरस के दौरे पर रहे और चुनावी कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान डोर टू डोर प्रचार प्रसार भी किया और बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में उन्होंने वोटों की अपील की। तस्वीरें आप देख रहे हैं जेपी नड्डा की, जहां वो डोर टू डोर गए और फिर लोगों से उन्होंने बातचीत की। यहाँ पर पर्चा बांटा जिसमें भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां लिखी है, वोट की अपील की है जेपी नड्डा ने फिरोजाबाद और हाथरस में, क्योंकि दोनों ही जगहों के दौरे पर रहे जेपी नड्डा। उनको देखने के लिए यहाँ पर कई लोगों की जो भीड़ है वो इकट्ठा हुई। तो जेपी नड्डा पहुंचे हाथरस और फिरोजाबाद और यहाँ पर उनका स्वागत किया गया भव्य तरीके से, फूल बरसाकर, माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। घर घर जाकर जेपी नड्डा ने प्रचार प्रसार किया है और
बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगे। जिसकी था थी नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में गूंजती है, ऐसे नरेंद्र मोदी जी ने इस 85 के 85 एपिसोड में, यानी 84 हो चुका है, आज 85 हम सुनेंगे, एक भी वाक्य उन्होंने राजनीति और राजनीतिक भाषा का प्रयोग नहीं किया है। यह रिकॉर्ड है कि एक भारत का प्रधानमंत्री देश को एक बार नहीं, हर महीने 85 बार संबोधित किया हो और उन्होंने कोई भी राजनीतिक बात नहीं की, यानी इस मन की बात का उपयोग अपनी राजनीतिक विषय को रखने का उपयोग नहीं किया। तो वहीं कासगंज पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जनसभा को संबोधित किया है और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोटों की अपील की है। राजनाथ सिंह ने इस दौरान केंद्र सरकार और योगी सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों को बताया और कहा कि यूपी में बहुत सरकारें देखी, लेकिन बीजेपी की तरह सरकारें नहीं देखी होंगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। आज यदि आया हूं आप सबके लिए, आप सबके बीच, तो चुनाव के दौर में आया हूं। चुनाव की क्या अहमियत है प्रबुद्ध जनों को बतलाने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मैं कह सकता हूं कि भारत का लोकतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र का स्वास्थ्य ठीक बने रहना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी मैं मानता हूं केवल नेताओं की नहीं है, राजनीतिक पार्टियों की नहीं है, बल्कि जन जन की जिम्मेदारी बनती है कि भारत के लोकतंत्र का स्वास्थ्य किसी भी सूरत में बिगड़ने न पाए। आप मतदाता हैं, प्रबुद्ध लोग हैं। मतदाताओं में जाकर आपको जागरूकता पैदा करनी है। समय समय पर आप जो कुछ भी बोलते हैं, जनता बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गौर से आपकी बातों को सुनती है, क्योंकि समाज में एक आपका अपना विशेष स्थान है और उस आधार पर यह माहौल बनता है। लेकिन इस बार के चुनाव के संबंध में मैं कह सकता हूं, इस बार का चुनाव हर बार के चुनाव की तरह ही नहीं है। इस बार केवल मतदान करके आपको सरकार ही नहीं बनानी है, बल्कि बहनों भाइयों मैं कह सकता हूं, इस बार के मतदान के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश की तकदीर लिखनी है। इस चुनाव का इतना महत्व है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आगरा नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी पहुंची, जहां प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को स्मृति ईरानी ने संबोधित किया है। दक्षिण विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र उपाध्याय के लिए स्मृति ईरानी ने वोट मांगा। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां स्मृति ईरानी आगरा पहुंची और दक्षिण आगरा के प्रत्याशी के लिए वोट मांगा स्मृति ईरानी ने। और उन्होंने एक कार्यक्रम में पहुंचकर लोगों से अपील की कि बीजेपी उम्मीदवार को वोट दें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी सिलसिले सीएम योगी आज बुलंदशहर और हापुड़ के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम योगी ने चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया है, तो साथ ही कोविड को लेकर अस्पताल की व्यवस्थाओं का भी उन्होंने जायजा लिया। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी की, जहां कोविड के अस्पतालों का उन्होंने जायजा लिया है। बुलंदशहर और हापुड़ पहुंचे थे मुख्यमंत्री। मैं कह सकता हूं कि जब अच्छी सरकार होती है तो उसका लाभ पूरे प्रदेशवासियों को मिलता है। आपके सामने उदाहरण है प्रदेश की सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था के माध्यम से प्रदेश में बिजली वितरण की समान व्यवस्था। पहले बिजली 3 जनपदों में मिलती थी, 72 जनपद अंधेरे में रहते थे। आज प्रदेश में कोई वीवीआईपी जिला नहीं है, हर जिला अपने आप में वीवीआईपी है और हर जिले में हर व्यक्ति के घर तक बिजली पहुंचाने का कार्य हम लोग करते हैं। यही तो सरकार का कार्य है, यही सरकार की ड्यूटी है। बिना भेदभाव के कोई भेद नहीं, अपना पराये का कोई भेद नहीं। या अपने पराये का भेद वे लोग करते हैं जिनके लिए अपना परिवार ही प्रदेश था। ऐसे ही होता था।
कांग्रेस की सरकार आती थी, भाई बहन की पार्टी हो जाती थी। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी तो बुआ भतीजे की पार्टी हो जाती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी तो चाचा भतीजा झोला लेकर के वसूली के लिए निकल पड़ते थे। 15 से 18 आयु वर्ग के 1,40,000 यूथ ने वैक्सीन की डोज ले ली है और प्रिकॉशन डोज भी यहां पर 22,000 से अधिक लोगों को दे दी गई है, यानी यह कुल लक्ष्य का 97% से अधिक है। वैक्सीनेशन के लक्ष्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का परिणाम है कि थर्ड वेव की आशंका को उतना ही न्यूनतम करने में सफलता प्राप्त हुई है। आज कोविड का थर्ड वेव की जो आशंका थी दुनिया में, हो सकता है इसके कारण काफी नुकसान हुआ है, वहां पर लॉकडाउन भी है, लेकिन बिना लॉकडाउन के केवल नाइट कर्फ्यू के आधार पर, सतर्कता और सावधानी के आधार पर समय पे टेस्ट, समय पे उपचार, सभी गरीबों को फ्री में डबल इंजन की सरकार के द्वारा डबल डोज राशन की सुविधा उपलब्ध करवाना और वैक्सीनेशन, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, यह प्रदान करने में हमें जो सफलता प्राप्त हुई, आज उसका परिणाम है कि थर्ड वेव पूरी तरह नियंत्रित है। तेजी के साथ पिछले 10 दिन के अंदर प्रदेश के अंदर जो एक्टिव केसेस थे वह कम हुए हैं। आज से एक सप्ताह पहले उत्तर प्रदेश में कुल एक्टिव केस जो प्रदेश के अंदर थे वह 1,06,000 थे। एक सप्ताह में इनमें कमी आई है लगभग 50,000 की। और हॉस्पिटल में भी जो लोग हैं वे मात्र 1% लोग हॉस्पिटल में हैं, जो हॉस्पिटल में भर्ती होने के साथ तीसरे चौथे दिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जा रही है। 15 से बुलंदशहर में सीएम योगी का माफियाओं को हिदायत। उन्होंने कहा कि बहुत मत बिलबिलाओ, फिर से बिल में घुस जाओगे। 10 मार्च के बाद ये गर्मी शांत हो जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि 24 घंटे भी नहीं लगेंगे और 10 मार्च के बाद जो सारी गर्मी है वो शांत हो जाएगी। तो माफियाओं को हिदायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, आपको सुनाते हैं। भाइयों बहनों, कैसे एक नई पहचान ये दे रहा है, विकास की एक नई पहचान, और ये नई पहचान तो हर चेहरे पे मुस्कान लाएगा। ये दंगे फसाद नहीं, अपराधी नहीं। और मैंने इसीलिए कहा जो ये हिस्ट्री सीटर को इन्होंने, जो पेशेवर माफिया और अपराधियों को टिकट दिया है सपा बसपा ने, मैंने कहा बहुत मत बिलबिलाइए भाई, 10 मार्च को फिर बिलों के अंदर घुसोगे, चिंता मत करो। नोएडा के सेक्टर 63 स्थित चोटपुर कॉलोनी में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक सांसद रवि किशन ने चुनाव प्रचार किया। भाजपा प्रत्याशी पंकज सिंह के समर्थन में डोर टू डोर कैंपेन किया। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल की धज्जियां भी उड़ती दिखी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है सांसद रवि किशन को देखने के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर पहुंचे थे प्रचार करने के लिए। पंकज सिंह के समर्थन में वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और काफी ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा यहाँ पर हुई, जिसमें कि तस्वीरों में देखा जा सकता है किसी ने मास्क नहीं लगाया है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है, जबकि इस तरह से लोगों का इकट्ठा होना मना है एक जगह पर, बावजूद इसके प्रोटोकॉल्स का ध्यान नहीं दिया गया। जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो जो भी पार्टी का। गाजियाबाद के साहिबाबाद में
एआईएमआईएम पार्टी के इकलौते हिंदू प्रत्याशी के समर्थन में असदुद्दीन ओवैसी प्रचार करने के लिए पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही हंगामा हो गया और काफी भीड़ लग गई। किसी ने भी कोरोना प्रोटोकॉल को नहीं माना, जिसके चलते ओवैसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही जाना पड़ा। ओवैसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि 30% बीजेपी विधायक आपराधिक छवि के हैं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशी का मुकाबला सबसे है, लेकिन जनता इन्हें जिताएगी। देखिए, जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो जो भी पार्टी का कैंडिडेट होता है आपका उनसे मुकाबला होता है। आप किसी को इनसे नहीं कह सकते। यहाँ पर हमारे पंडित जी कैंडिडेट हैं और हमारी कोशिश ये है कि इनको पूरा समर्थन मिले, कि विधानसभा के हर तबके के बरादरी के लोग वोट देकर इनको यहाँ का विधायक बनाए। तो हमारा मुकाबला सबसे है। वो टेनी क्या कर रहे हैं, मंत्री है ना वो तो, और उनके अभी मौजूदा 100 विधायक में तो 30% पे तो केसेस हैं। उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी और 10 तारीख के बाद आप पूछिए, हम बताएंगे। शाहजहांपुर पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने 22 के विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। इस दौरान डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने न्यूज 1 इंडिया संवाददाता दीपक दीक्षित से खास बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहना था उनका। मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी। सर, किस तरह से चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है? धक्का नहीं देते। किस तरह से सर रणनीति तैयार की है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं की पार्टी है और निचले स्तर पर हमारा संगठन है, इसलिए पूरे तैयारी के साथ बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। क्या लगता है सर, इस बार कितनी सीटें आ रही है? रिकॉर्ड, पिछली जीत का रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। आज शाहजहांपुर आए हैं, क्या जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, क्या मंत्र दिए जाएंगे उनको? किस तरह से चुनाव की नहीं, सब लोग जन जन तक पहुंच रहे हैं। हमारी सलोनी कुशवाहा यहाँ के उम्मीदवार हैं और निश्चित रूप में यहाँ पर विजय के पताका फहराएंगे। शाहजहांपुर की सारी सीटें जीतेंगे हम लोग। बरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस दौरान कहा कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। सरकार में आने के बाद इस बार गुंडाई नहीं होगी। सपा सरकार में बिजली के तारों में पर कपड़े सूखने का काम होता था। 43 लाख मकान बीजेपी सरकार ने बना कर दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। मैंने कि अगर अब हम आएंगे तो अब हम गुंडाई नहीं करेंगे, हम दंगे नहीं करेंगे, हम अपराध नहीं करेंगे, हम जमीनों पर कब्जा नहीं करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी, उसके गठबंधन का चरित्र जो रहा है वह चरित्र कभी बदल नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। लोग जातिवाद से बाहर निकल करके विकासवाद की ओर चल पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारी 24 करोड़ जनता है, उसके जीवन में एक परिवर्तन लाने का जो संकल्प लेकर के हम सरकार में आए थे, तो पहला वादा हमारा था कि सरकार में आने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में उत्तर प्रदेश के जो 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपया का कर्ज बकाया था उसे माफ करेंगे। सर क्या कहें, कितनी सीटें जीत रहे हैं? अरे हम 3 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, नहीं बोल दी 9 की 9। जिनका सामने सेवा किया उनका आशीर्वाद है। जैसे केशव प्रसाद मौर्य कुछ भी कहने से साफ तौर पे कह रहे हैं कि 9 सीटें जीत रहे हैं। फिलहाल अब आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी सीट जीतने जा रहे हैं। मैं आसान बरेली। लोकदल ने विभिन्न सीटों को लेकर घोषित किए प्रत्याशी। लोकदल ने 15 सीटों पर घोषित किए हैं अभी तक प्रत्याशी। लोकदल ने शिवपाल यादव को समर्थन दिया है। अखिलेश यादव की सीट पर भी लोकदल समर्थन दे सकती है। तो फिलहाल लोकदल ने कुछ प्रत्याशियों की जो सूची है वो तैयार की है और ऐलान भी किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव को जरूर ये समर्थन दे सकते हैं। इतना ही नहीं, लोकदल अखिलेश यादव को भी समर्थन दे सकती है। कन्नौज के सदर सीट से बीजेपी प्रत्याशी असीम अरुण ने पुलिस सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने एसपी प्रशांत वर्मा को पत्र लिखकर कहा कि कन्नौज में मैं पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहा हूं।
अलीगढ़ छर्रा विधानसभा क्षेत्र के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कार्यकर्ता और मतदाताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी को छोड़ देना, लेकिन योगी मोदी को नहीं छोड़ना। मित्रों, कभी कभी धरती पर ऐसा नेता आते हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उस दिन से उन्होंने एक दिन का भी विश्राम नहीं किया है। सपा की सरकार में 5 बजे दरवाजे बंद हो जाते थे और उसके बाद चोरी शुरू हो जाती थी। महिलाओं के कुंडल जंजीर बदमाश लूट ले जाते थे और राह चलती लड़कियों के साथ छेड़खानी होती थी। इसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले 10 फरवरी 2022 को कमल के फूल पर बटन दबाकर बीजेपी को विजय बनाना ही आप सभी का लक्ष्य है। मुरादाबाद में दूसरे चरण में मतदान होना है। नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद सभी प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशी जनसंपर्क में जुट गए हैं। जनसंपर्क के दौरान कई तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। दरअसल मुरादाबाद में स्पेशल सोशल मीडिया पर ठाकुर द्वारा विधानसभा 26 से सपा के प्रत्याशी नवाबजान गांव जनता के बीच नुक्कड़ सभा कर लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं। 14 सेकंड के इस वायरल वीडियो में मौजूद लोगों से अपील वोट मांग रही हैं। वायरल वीडियो ठाकुर द्वारा विधानसभा के गोवदवाला गांव का है। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी गोवर्धन के प्रसिद्ध दान घाटी मंदिर पहुंची। मंदिर पर उन्होंने गिरिराज जी का दुग्धाभिषेक किया। पूजा अर्चना के बाद हेमा मालिनी ने मंदिर से ही जनसंपर्क कर गोवर्धन विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी मेघश्याम सिंह के लिए वोट मांगे हैं। जनसंपर्क के दौरान लोगों को बीजेपी प्रचार के पैम्पलेट दिए गए। तो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां हेमा मालिनी पहुंची और उन्होंने पूजा अर्चना की है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने प्रचार किया है। तो गोवर्धन से जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोटों की अपील हेमा मालिनी ने की है। आज से शुरू किया है प्रचार करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी मेघश्याम जी के लिए जो गोवर्धन विधानसभा से खड़े हैं। तो मैं पहले मंदिर गई थी, गोवर्धन पूजा की, गिरिराज धरण की जय हो। उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ और वैसे रास्ते में भी कई लोग मिले, उनके साथ भी संपर्क किया और जो हम लोगों ने जो यहाँ पे पिछले 5 वर्ष में जितना काम किया हुआ है वो सब दिया पढ़ने के लिए। अभी आगे थोड़ी देर जाएंगे, 2-3 जगह मिलकर, फिर हम आज के दिन से शुरू कर दिया है, आगे भी चलता रहेगा। आज से प्रयागराज माघ मेला का दौरा करने पहुंचे प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को पुलिस ने सलामी दी है। उसके बाद उन्होंने संगम क्षेत्र का भ्रमण कर गंगा घाटों का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत भी की। संगम टावर पर चढ़कर दूरबीन से माघ मेले का जायजा लिया। अंत में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने संगम में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना भी की है और माघ मेला सकुशल संपन्न होने की मंगल कामना भी की है। माघ मेला में यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए अपने साथ अपर मुख्य सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य नगर विकास और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के साथ और यहाँ के जो मंडलायुक्त हैं, यहाँ के जो मेला अधिकारी हैं, सबके साथ आज मेला क्षेत्र का पूरा भ्रमण किया। सबसे पहले तो मैं देखा कि और जो लोगों से मैंने काफ़ी सारे लोगों से पूछताछ की, जिससे पूछा सब लोगों ने कोरोना का टीका लगाया और इस बात से साबित है हमारा प्रदेश में ऑलरेडी 99.5% पहला डोज लग चुका है, 68% से ज़्यादा हमारे यहाँ दूसरा डोज लग चुका है। ये इसको साफ साफ एक मेला का जो क्षेत्र है पूरे प्रदेश का एक छोटा सा इलाका दिखाता है, ये बहुत अच्छी बात है। आगे जो है हमारा 1 तारीख को माघ मेला में मौनी अमावस्या आएगी, 5 तारीख को हमारा बसंत पंचमी आएगी, 16 तारीख को पूर्णिमा होगी जिसमें बड़ा स्नान होता है। खासतौर से मौनी अमावस्या को लगभग 1 करोड़ लोग एक्सपेक्टेड हैं कि पूरे दिन। जब कानून तोड़ने वालों को कानून की रक्षा, जनता के साथ धोखा करने वालों को जनता का सेवक बना दिया जाए तो सोचिए क्या होगा।
उत्तर प्रदेश में आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट देने पर बीजेपी और सपा एक दूसरे पर हमलावर हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी पर आपराधिक छवि वालों को टिकट देने का आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी आजम खान, नाहिद हसन समेत तमाम नेताओं के आपराधिक छवि को लेकर सपा को कटघरे में खड़ा कर रही है, जिस पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वक्त कम है, ऐसे में तमाम सियासी दल लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। यूपी चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। गुंडाराज और आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट देने पर सवालों के कटघरे में खड़ी समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हैं। यूपी में पहले चरण के मतदान करीब है, ऐसे में अखिलेश यादव बीजेपी पर हमला करने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी के आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट देने पर तंज कसा है। बीजेपी के आपराधिक छवि के प्रत्याशियों का शतक पूरा होने में बस एक की कमी है। अब तक आपराधिक छवि के 99 उम्मीदवारों को बीजेपी टिकट दे चुकी है। देखिए, कोई जिस सरकार के मुख्यमंत्री पर आरोप हो, बड़ी बड़ी गंभीर धाराएं लगी हों, उन्होंने अपने केस वापस लिए हों, डिप्टी सीएम ने अपने केस वापस लिए हों, और 82 विधायक वो हैं जिनको केस रजिस्टर हैं, जिन पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपराधिक मुकदमे वाले विधायक अगर किसी पार्टी में थे तो भारतीय जनता पार्टी के। देश में आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को चुनावों में टिकट देने के मामले में दोनों सियासी दल एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश बाबू, बननी नहीं है सरकार तो आपकी, मगर बन गई तो बाद में जयंत भाई होंगे या आजम खान होंगे, वो जरा पहले बता दो। मुझे बताओ भैया, कौन होगा? जोर से बोलो, कौन होगा? नहीं, अतीक अहमद भी आ सकते। इससे पहले सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की ओर से अब तक घोषित किए गए उम्मीदवारों को लेकर कड़ा प्रहार किया। पेशेवर अपराधी और माफिया चुनाव के दौरान धौंस दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन 10 मार्च के बाद इनके गले में तख्ती लटकती हुई दिखाई देगी। ये लोग किसी थाने की चौखट पर बख्श दो की भीख मांगते हुए दिखाई देंगे। ऐसे कैसे लोग हैं? किराना का इनका प्रत्याशी अभी भी धमकी देता है, हम आएंगे, ये करेंगे। यानी गर्मी अभी भी शांत नहीं हुई है। मुजफ्फरनगर निर्दोष हिंदू भी मारे गए, उन पे मुकदमे भी दर्ज किए गए, और जब उन मुकदमों को हमारी सरकार ने खारिज किया कि नहीं, ये सब फर्जी हैं, असली अपराधी तो दूसरे हैं, इन अपराधियों को ठीक किया जाना चाहिए, तो उनको बुरा लगता है। उन अपराधियों को ये लोग टिकट देते हैं। वहीं यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने समाजवादी पार्टी के आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट देने पर तंज कसा और कहा कि कोई जेल में है, कोई बेल पर है, फिर भी टिकट मिल जा रहा है। अखिलेश यादव अपराधियों के सहारे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं। टिकट वितरण की आप बात देखें तो टिकट वितरण में आज भी समाजवादी पार्टी अपराधियों को टिकट दे रही है। उसका प्रमाण यह है कि कुछ जेल में है और कुछ बेल पर हैं, और जिनको अभी टिकट दिए गए थे उनको भी कानून के जेल भेजने का काम किया है कानून ने। तो ये माना जा रहा है कि वो अभी भी अपराधियों पर ही बेस्ड हैं। उनकी पूरी सियासत समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव जी की, वो अपराधियों पर बेस्ड है। तो इसलिए अब इसमें मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता पूरी तरीके से तैयार बैठी है कि 22 में प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देनी है और इन अपराधियों को पूरी तरीके से समाप्त करना है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अखिलेश यादव ने भी एक बड़ा आरोप लगाया है कि आप लोगों ने 99 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, वो अपराधी हैं। ये उनकी खीज है और हार की स्वीकारता है, क्योंकि जब कुछ नहीं मिल रहा है तो कह देने में क्या जाता है। आरोप तो वो लगातार लगा रहे हैं, लेकिन प्रमाणित तौर पर जो अपराधियों को टिकट उन्होंने दिए हैं, जो जेल और बेल पर हैं, और जिनको बाद में जिनको टिकट उन्होंने दिए हैं उनको जेल भेजा गया है, तो ये साफ जाहिर हो गया है कि अपराधियों को महिमा मंडित कौन करता है, अपराधियों को कौन लेकर अभी भी सत्ता में आना चाहता है।
जब यूपी चुनाव में महज कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, ऐसे में आपराधिक छवि वाले नेताओं की आड़ में दोनों पार्टी एक दूसरे पर हमला कर रही हैं। पेशेवर अपराधियों को टिकट देकर सत्ता में लाना इनका सामाजिक न्याय है और ये इनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।